अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सलीम। लेक्चर्स बात करेंगे अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में कैटेकोलमीन एंड नॉन कैटेकोलमीन्स को हमने डिस्कस किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एड्रेनर्जिक इकोनिस्ट क्या होते हैं? एड्रेनर्जिक इकोनिस्ट देखिए, वो एजेंट्स, वो ड्रग्स, वो सब्सटेंस जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से जाके बाइंड करें, उनको हम एड्रेनर्जिक इकोनिस्ट कहते हैं। एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जब एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और इन एगोनिस्ट को, इन एजेंट्स को हम सिंपैथोमाइमेटिक्स भी कहते हैं। सिंपैथोमाइमेटिक्स क्या होते हैं? प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था मैंने कि ऐसे एजेंट, ऐसे सब्सटेंस जो कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से बाइंड करें एंड देन उनको एक्टिवेट करें, स्टिमुलेट करें, उनकी एक्टिविटी को एनहांस करवाएं, बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएं। प्रीवियस लेक्चर में कैटेकोलामीन और नॉन कैटेकोलामीन के बारे में बात की थी। कैटेकोलामीन्स मींस आई एम टॉकिंग अबाउट एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, आइसोप्रोटीरिनोल। देखिए, ये वो सब्सटेंस हैं, ये वो एजेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी में नेचुरली पाए जाते हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसा होता है कि डिजीज कंडीशन है या कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशंस में हमें कुछ ड्रग्स लेनी होती हैं। वो ड्रग्स एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती हैं, एंड देन वो ड्रग्स जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर मींस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करके बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। किस तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे? जैसे कि हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एड्रेनर्जिक के बारे में ना, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट एंड एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये नॉर्मली किस कैटेगरी के अंदर आता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। मींस ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जाकर मजीद इनहैंस करना, एक्टिवेट करना, ये इनका काम होगा। फर्दर मैं इसको डिफाइन करूंगी, जैसे जैसे टॉपिक हमारे आते रहेंगे मैं कवर करूंगी। तो यहाँ पे हमने एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, एंड नंबर 3 मिक्स एक्शन एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। इस लेक्चर में जो डिस्कस किया जाएगा उसे वो है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट को फर्दर क्लासिफाई 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। एक है सिलेक्टिव और दूसरी है नॉन सिलेक्टिव। मतलब क्या है, यहाँ से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको नॉन सिलेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि नॉन सिलेक्टिव एंड सिलेक्टिव होता क्या है। एज यू नो दिस वेरी वेल दैट एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है उसको हमने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था ना। एक को कहते हैं हम अल्फा और दूसरे को कहते हैं हम बीटा। वी नो कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं। अब कुछ ऐसे एगोनिस्ट जो इन दोनों ही रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है, तो उन एगोनिस्ट को हम कहते हैं नॉन सिलेक्टिव। जैसे इसके अंदर कौन आएगा? एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, आइसोप्रोटीरिनोल। ये चारों क्या हैं? ये चारों वो एगोनिस्ट हैं जो कि नॉन सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं। मींस अल्फा रिसेप्टर से भी बाइंड कर लेंगे, और अगर बीटा वहां पे मौजूद है तो बीटा से भी बाइंड कर देंगे, ठीक है। ये नॉन सिलेक्टिव होता है। तो अब ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, आइसोप्रोटीरिनोल क्या है? डायरेक्ट एक्टिंग नॉन सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिलेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? सिलेक्टिव मींस वो या तो सिर्फ अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे या तो फिर वो सिर्फ बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है। वो किसी एक को लेकर स्पेसिफिक होंगे, किसी एक को उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी से देम सिलेक्टिव, ठीक है। सिलेक्टिव डायरेक्ट एक्टिंग सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट। तो इस लेक्चर में बात करेंगे एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड आइसोप्रोटीरिनोल की। यहाँ पे आपके सामने एपिनेफ्रिन पहले है, उसको पहले डिस्कस करेंगे। मैं इस एपिनेफ्रिन को स्टार्ट करने से पहले आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। वो जिन्होंने एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के लेक्चर को सुना है तो उनको ये लेक्चर समझने में बहुत आसानी होगी, और अब तक जिन्होंने नहीं सुना तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से सुन सकते हैं। मैं यहाँ पे मजीद इसे डिफाइन करना चाहूंगी और मेरी बात की बारीकी को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। As you know, there are 2 receptors here, alpha receptor and beta receptor. Again, you know that these are adrenergic receptor. मेन चीज क्या है, जरा इस एपिनेफ्रिन को देखिए। ये एपिनेफ्रिन जब अल्फा रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है, ये रहा एपिनेफ्रिन, और जब ये बाइंड कर रहा है अल्फा रिसेप्टर से, तो ये हाई एफिनिटी के साथ बाइंड कर रहा है ना, स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है उसके साथ, ठीक है। बट यही एपिनेफ्रिन जब बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है तो यहाँ देखिएगा हाई एफिनिटी या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के साथ बाइंड नहीं कर रहा, ना ही लो के साथ कर रहा है,
वो नॉर्मल या मॉडरेट एफिनिटी के साथ बाइंड कर रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बात की बारीकी को समझिएगा कि क्या कहना चाह रही हूँ। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, जब हम जैसे कि अभी बताया कि ये एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन और आइसोप्रोटीरिनोल, ये चारों क्या हैं? दीज आर कलेक्टिवली नोन एज कैचिकोलामीन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में इसको डिफाइन किया था। और कैचिकोल हम कंबाइंडली इन सबको कैचिकोलामीन कहते हैं। और कैचिकोलामीन के लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि ये ओरली इनफेक्टिव होते हैं। जब हम इन्हें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू देते हैं तो इनकी ओरल एब्जॉर्प्शन जो होती है वो काफी इनफेक्टिव होती है। ठीक है, इसीलिए हम इसे आईवी रूट के थ्रू देते हैं। ठीक है, तो यहाँ अब अगर हम किसी को आईवी रूट के थ्रू एपिनेफ्रिन देते हैं तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि ये हाई एफिनिटी के साथ किसके साथ बाइंड करेगा? अल्फा रिसेप्टर के साथ। ठीक है, बाइंड तो बीटा के साथ भी कर रहा है, बट जैसे ही हमने उसको इंजेक्ट किया या आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया तो हमें पता होना चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के साथ अल्फा रिसेप्टर से बाइंड करेगा। और अगर आपको अल्फा रिसेप्टर के जो मैंने प्रीवियस कुछ लेक्चर में इनके जो फंक्शंस बताए थे, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर किस तरीके से एक्टिवेट होते हैं जब ये कैचिकोलामीन आके इनसे बाइंड करते हैं, तो क्या ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उस लेक्चर में ये है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, जब ये इस अल्फा रिसेप्टर से अल्फा 1 एंड अल्फा 2 से एपिनेफ्रिन आके बाइंड करता है तो क्या क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं? वेजोकंस्ट्रक्शन हो जाता है। अब जिस जगह पे बॉडी में जहां जहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर होंगे, जहां अल्फा 2 रिसेप्टर होंगे, आईवी रूट के थ्रू हमने इसको दे दिया है। अब ये जहां जहां अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रिसेप्टर होंगे एंड बीटा रिसेप्टर होंगे, तो वहां वहां पे जाके ये फैक्टर या टारगेट ऑर्गन तक बाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये अपना काम शुरू करेगा। जैसे कि अगर एपिनेफ्रिन आईवी रूट के थ्रू इंजेक्ट करने के बाद अगर ये अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड करता है और ये रिसेप्टर अगर कहाँ मौजूद है? वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में मौजूद है। मींस ये वो मसल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं। अगर वहां पे ये बाइंड करता है एपिनेफ्रिन जाके, तो वहां क्या प्रोड्यूस करेगा? वेजोकॉन्स्ट्रक्शन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मैं आपका कॉन्सेप्ट बनाना चाह रही थी अभी। अब बात करते हैं एपिनेफ्रिन की। किससे बाइंड करता है? अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर के साथ। और हमें पता चल गया कि अल्फा के साथ हाई या स्ट्रॉन्ग एफिनिटी के साथ बाइंड कर रहा है। कब कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जहां पे जिस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा उसके अकॉर्डिंग ये अपना बायोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम इसको देते हैं। क्या होता है? हमारी बॉडी से कुछ ऐसे केमिकल सिक्रेट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट एकदम हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर और एकदम से जो उसका कार्डिक आउटपुट होता है, जो कार्डिक रेट होता है वो डाउन हो रहा है, बहुत ज्यादा लो हो रहा होता है, शॉक की एक कंडीशन हो जाती है। तो उस लाइफ सेवर जो कंसीडर किया जाता है वो एपिनेफ्रिन कंसीडर किया जा रहा होता है। उस वक्त अगर आईवी इंट्रावेनसली उसको पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान ये दे दिया जाए, अगर उसको इस तरीके के शॉक हुए तो काफी बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्या करता है? अगर अल्फा 1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड किया है तो वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। और अब जैसे यहाँ पे आपके सामने है इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो आप फौरन समझ जाएं, आपको ये याद होना चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब ये एपिनेफ्रिन अल्फा 1 रिसेप्टर से बाइंड हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिएगा कार्डिक रेट जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, अब मैंने जब उस वक्त बताया था, यहाँ फिर दोबारा बताती चलूं, कार्डिक रेट किस वक्त रिलीज करेगा? जब ये बाइंड करेगा बीटा रिसेप्टर के साथ। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे थिंक लॉजिकली कि ये यकीनन बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ होगा, तभी कार्डिक रेट इसने इंक्रीज कर दिया। और ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहा है। अब ब्रोंकोडाइलेशन कब करवाएगा? जिस वक्त ये बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ मौजूद होते हैं? लंग्स में मौजूद होते हैं। अगर ये वहां चला गया और वहां जाके बाइंड कर रहा है बीटा 2 रिसेप्टर के साथ तो ब्रोंकोडाइलेशन ये करवा देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे मजीद इसके और क्या अस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, डिस्निया के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए। मजीद क्या करता है? बीटा 3 रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड हो गया तो लाइपोलिसिस करवाएगा। ठीक है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। लिवर में जो मौजूद होते हैं रिसेप्टर्स, उनके साथ जाके बाइंड कर दिया तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगा, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगा? हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन कॉज करेगा, यानी ग्लाइकोजिन को कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू ग्लूकोज, और ये कहाँ पे होता है? लिवर में करवाएगा ये सब काम, जैसे कि यहाँ बताया था आपको जिस वक्त रिसेप्टर्स के फंक्शन समझाए जा रहे थे।
नाउ वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन भी अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया था, आप जरा नॉरएपिनेफ्रिन को देख लीजिएगा। अल्फा रिसेप्टर के साथ नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड कर रहा है और नॉरएपिनेफ्रिन बीटा के साथ भी बाइंड कर रहा है, बट विद लो एफिनिटी। फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम किसी को आईवी रूट के थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन देते हैं तो ज्यादा चांसेस उसके, ज्यादा वो किस एफिनिटी के साथ किससे बाइंड कर रहा है, अल्फा के साथ, एज कंपेयर टू बीटा। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इंजेक्शन देंगे तो उसकी बॉडी में जहां जहां अल्फा रिसेप्टर होंगे तो ये उनसे जरा ज्यादा बाइंड कर, और फिर बाइंड करने के बाद क्या करेगा, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगा जो ये इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं, सिंपैथेटिक साइड पे आ जाते हैं ना। तो यहाँ पे ये दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकता है, आईवी रूट के थ्रू हम देते हैं। यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो वैसोकंस्ट्रक्शन करवा रहा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। शॉक ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। दोनों को कंपेयर किया जाए, अगर एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन किससे ज्यादा यूज किया जाता है थेराप्यूटिकली, क्लिनिकली किसके यूज ज्यादा है, एपिनेफ्रिन के। नॉरएपिनेफ्रिन के यूज जरा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई पेशेंट जो हाइपोटेंशन का पेशेंट हो, लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, अगर उसको हम ये दें तो ये इसमें सलाहियत होती है, ये एक्ट करता है एज पोटेंट कॉन्स्ट्रिक्टर। बाद में क्या करेगा, ये बहुत ज्यादा उसका ब्लड प्रेशर हाई करवा देगा, इसीलिए इसको जरा ना रेयरली यूज किया जा रहा होता है, लिमिटेड यूज है इसका। नेक्स्ट वी हैव डोपामिन। अब डोपामिन ये भी कैटेकोलामिन का एक ग्रुप है। ये किससे बाइंड करता है, ये डोपामिन अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर डोपा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, एंड देन किसके साथ, अल्फा एंड बीटा के साथ बाइंड करता है। अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर के साथ किस तरीके से, जरा देखिएगा। देखें, डोपामीन डोपा रिसेप्टर के साथ तो बाइंड कर रहा है, ये तो ओके है। अब क्या किया, ये डी यहाँ पे जो मैंने बनाई, ये डोपा रिसेप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर हमने डोज हाई कर दी तो अब ये बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, अगर डोज मजीद हाई कर दी, वैसे तो ये सारे नेचुरली पाए जाते हैं ना हमारी बॉडी में, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन नेचुरल सब्सटेंस भी है ना ये। लेकिन अगर हमने आईवी रूट के थ्रू हम इसे दे रहे हैं और अगर हमने डोज हाई कर दी तो वैसे तो नॉर्मली देने पे तो ये डोपामिन डोपा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, बट डोज हाई करने पे एट हाई डोज ये ना सिर्फ डोपा रिसेप्टर बल्कि बीटा रिसेप्टर के साथ, और मजीद डोज हाई करने पे ये अल्फा रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो जब जब ये डोज के अकॉर्डिंग जहां जहां जिस जिस रिसेप्टर से बाइंड करेगा ना, उसी रिसेप्टर के अकॉर्डिंग बाइंड करने पे फिर ये बायोलॉजिकल इफेक्ट जो भी इसने रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है वो प्रोड्यूस करेगा। कैसे? इन केस ये डोपामीन रिसेप्टर के साथ बाइंड किया है तो फिर ये क्या करेगा, ये जो प्री साइनेप्टिक एड्रेनर्जिक न्यूरॉन में रिसेप्टर्स होते हैं ना, ये उनके साथ जाके बाइंड करेगा। यहाँ पे ये प्री साइनेप्टिक जो ये वाले रिसेप्टर्स हैं, ये डोपामीन इनके साथ जाके बाइंड करेगा और इंटरफेयर करेगा किसमें, नॉर एपिनेफ्रिन की रिलीज में। ये तो था डोपामीन साइड की बात कर रहे थे। अगर ये बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर गया डोज हाई करने पे तो क्या करेगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। मजीद डोज इंक्रीज कर दी और अब ये अल्फा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड कर गया तो वहां पे क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो आप कैसे याद रखेंगे, उल्टा, डी बी ए, ए फॉर अल्फा, बी फॉर बीटा। ठीक है, it was all about dopamine. नेक्स्ट वी हैव आइसोप्रोटीरिनॉल। देखिए आइसोप्रोटीरिनॉल जो है ना वो स्पेसिफिक थोड़ा सा, वैसे तो ये अल्फा रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करता है, बट मेनली मेजॉरिटी ये जो बाइंड कर रहा होता है वो बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा होता है, प्रायोरिटी बीटा को देता है ओवर अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे ये आईवी रूट के थ्रू दिया जाता है, और ये वो भी है कि हम इसे सबलिंगुअल रूट के थ्रू भी दे सकते हैं, रेयरली कुछ कंडीशन में इसको दिया जाता है। अगर कंडीशन हो रही है, लेट सपोज किसी कोई पेशेंट है हमारे पास और उसे ब्रेडिकार्डिया हो गया है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम इसको दे देते हैं, क्योंकि जब हम इसे देंगे जो हार्ट में रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं बीटा रिसेप्टर, ये जाके उनके साथ बाइंड करेगा और कार्डिक रेट को इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए दे दिया, हार्ट रेट नॉर्मल हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, मतलब बढ़ के नॉर्मल होगा क्योंकि पहले लो था। बीटा रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो ये जो बीटा रिसेप्टर लंग्स में मेनली पाए जाते हैं, तभी वहां पे ब्रोंकोडाइलेशन करवा रहा है। अगर लिवर में जाके बाइंड कर जाता है तो ग्लाइकोजिनोलिसिस करवा रहा होता है। बीटा 3 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा तो लाइपोलिसिस होगी, और रेयरली हम इसको देते हैं एस्थमा की ट्रीटमेंट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।